हम पॉलिटी का जो मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे उसमें हमने 12 और 13 आर्टिकल आपको समझा दिया था। उसके बाद समानता का अधिकार शुरू होता है, नहीं? तो समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल हैं। समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? 5 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये समानता के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल है, नहीं? समानता के अधिकार से रिलेटेड है। अब राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 क्या कहता है? अब देखो, समानता का अधिकार में 5 ही आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17 और 18। लेकिन इस आर्टिकल में एक एक आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि ये निश्चित रूप से समानता लाने का समाज में प्रयास करते हैं। हर आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि निश्चित रूप से अगर इस तरह की चीज़ों को लागू ठीक से किया जाए, प्रैक्टिकली अगर ये सफल होता है तो निश्चित रूप से समाज में समानता आएगा। कई तरीके से आएगा। हम हर आर्टिकल को समझाते समय हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम दरअसल आर्टिकल 14 क्लियर करेंगे, आर्टिकल 14। ठीक है, आज के इस वीडियो में आर्टिकल 14 हम समझ जाएंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कहाँ व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, कहाँ नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो 5 है, नागरिकता, जो भाग 2 का जो आर्टिकल 5 है, वो नागरिक और व्यक्ति में अंतर करता है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कि नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है। देखो, व्यक्ति में तो वो भी लोग आ जाएंगे जो विदेशी हैं, उनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, नहीं, और नागरिक तो होंगे ही होंगे। इसीलिए यहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि सभी वर्गों के लोग उसमें सम्मिलित हो सके। तो आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। क्या कहता है? व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी आर्टिकल 14 में 2 बातें हैं। पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजे में जो बात है वो कानून के समक्ष समानता, और दूसरा स्टेंजा में जो बात है वो बात है कानून का समान संरक्षण। तो कानून के नजर में, विधि के नजर में सभी व्यक्ति समान और कानून का समान संरक्षण, ये 2 बातें हैं। इसी आर्टिकल 14 में, मात्र इसी आर्टिकल 14 में 2 बातें हैं और 2 चीजें 2 देश से प्रेरित हैं। जैसे कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, तो समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आर्टिकल एक ही है, 2 स्टेंजा है, दोनों स्टेंजा अलग अलग देशों से प्रेरित है। यानी कि आर्टिकल 14 का जो फर्स्ट स्टेंजा है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है और सेकेंड स्टेंजा जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। समझने का प्रयास करते हैं कि क्या अंतर है फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा में। आपको तो ये पता है कि हमने ये आर्टिकल पढ़ते समय बोला कि विधि के नजर में व्यक्ति, सभी व्यक्ति समान है। इसका मतलब विदेशी हो या नागरिक हो, चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी वर्ग के हो, कानून के नजर में सभी बराबर हैं। अगर मान लीजिए कि मैं भारतीय नागरिक हूं और किसी विदेशी नागरिक को नुकसान पहुंचाता हूं, तो निश्चित रूप से हमें वही सजा मिलेगा, ठीक है, जो एक विदेशी नागरिक को मिलेगा। और विदेशी नागरिक हमें अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी वही सजा मिलेगा जो हमें सजा मिलेगा। हमें जो सजा मिलेगा वो उसे सजा मिलेगा। इस तरह की चीजें, जो गलती करेगा वो देशी हो या विदेशी, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाएगा, वो भारत का नागरिक हो चाहे न हो। इसलिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग पर आप विशेष ध्यान दें। आमतौर पे लोग व्यक्ति और नागरिक में एक ही है, नहीं। इस तरह से अगर सोच के संविधान पढ़ोगे तो कभी संविधान को ठीक से नहीं समझ पाओगे, है ना। मौलिक अधिकार में कई आर्टिकल में नागरिक शब्द के प्रयोग किए गए हैं, कई आर्टिकल में व्यक्ति शब्द के प्रयोग किए गए। ये सभी पे नजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 बातें हमने कहा कि व्यक्ति के
को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, तो दो बातों को मैंने यहाँ पे बांट दिया है। एक इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कानून के समान संरक्षण। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष जो समानता है, जो आर्टिकल 14 का फर्स्ट स्टेंजा है, वो क्या कहता है? ये कैसा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इक्विलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ यह है कि विशेषाधिकार का न होना, विशेषाधिकार न होना, इसी कारण नकारात्मक, विशेषाधिकार न होना अर्थात सबल के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान का न होना, सबल के लिए, मजबूत वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान का न होना आर्टिकल 14 के फर्स्ट स्टेंजा का मतलब है, जो ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटिश संकल्पना है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, जिसका मतलब होता है, जिसका एसेंस है, तत्व है कि कानून के समक्ष समानता, सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे और शासक के ऊपर भी कानून लागू होगा। इसका मतलब हुआ फर्स्ट स्टेंजा का मतलब कि शासक के ऊपर भी कानून वैसे ही लागू होगा जैसे आम नागरिक या आम व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। बात समझ में आ गई? चूंकि इस आर्टिकल 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, इस कारण से व्यक्ति शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश संकल्पना से संकल्पित यह फर्स्ट स्टेंजा, जिसका मतलब कानून का शासन होता है, जिसका तत्व है, जिसका एलिमेंट होता है कानून के समक्ष समानता, जिसका मतलब है कि शासक के ऊपर भी यह कानून ये लागू होता है। और इसी आर्टिकल 14 का जो आपका जो सेकेंड आर्टिकल जो स्टेंजा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, यह कहता है यह एक सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा। क्या इसका मतलब है? इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित। ठीक है, अब समान परिस्थिति में समान संरक्षण प्राप्त है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेंगे, किसी में कोई अंतर नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब देखो, इसमें जो सबल पक्ष निर्बल पक्ष की मैंने बात किया, इसलिए नोट में हमने बता दिया है कि सबल के पक्ष में किया गया सभी प्रकार का विभेद जो होता है वो संवैधानिक माना जाता है। सबल के पक्ष में, मजबूत वर्ग के पक्ष में कोई विभेद जो किया जाता है वो संवैधानिक माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक कमजोर वर्ग है, एक सबल वर्ग है, तो संवैधानिक तौर पे कुछ अंतर किए जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, जैसे विशेषाधिकार का मतलब है, ये विशेषाधिकार सबल भी हो सकता है और निर्बल भी हो सकता है। विशेषाधिकारी एक प्रकार का विभेद। अब मान लीजिए किसी को, अच्छा एक चीज समझिए, अगर हम किसी को गए और एक्सीडेंट हो गया और सामने वाला व्यक्ति मर गया, दूसरा व्यक्ति इंटेंशनली गया और किसी को गोली मार दिया, तीसरा व्यक्ति सेल्फ प्रोटेक्शन में गोली मार दिया, तो तीनों परिस्थितियों में सजा तो अलग अलग होगा ना, कि एक ही सजा, आउटपुट सेम है लेकिन सजा अलग अलग होगा। तो इंटेंशन प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंशन प्रूफ करना पड़ेगा, सिचुएशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में चीजें की है। अब सबल के पक्ष में किया गया सभी प्रकार का जो विभेद है वो संवैधानिक माना जाता है। जैसे विशेषाधिकार एक प्रकार का विभेद है, जैसे सबल के पक्ष में और निर्बल, तो सबल के पक्ष में विभेद है वो संवैधानिक माना जाएगा, जबकि निर्बल के पक्ष में जो विभेद है वो सकारात्मक या संरक्षणात्मक विभेद कहा जाता है। ठीक है, कमजोर वर्गों के पक्ष में जो विभेद है वो सकारात्मक और संरक्षणात्मक विभेद कहा जाता है। अभी देखिए गरीबी वर्ग है तो अलग से उसके लिए विशेष प्रावधान करके उसके लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया। मान लीजिए कोई हरिजन कोटा का ही कानून बना के उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है। तो सबल के पक्ष में विभेद
जो है वो संवैधानिक माना जाता है, और निर्बल के पक्ष में जो विभेद है उसे सकारात्मक और संरक्षणात्मक माना जाता है। ठीक है। अब प्राचीन काल में देख लीजिए, जो सबल के पक्ष में जो विभेद था उसका मतलब क्या था? वर्ण व्यवस्था, पुरुषों पर स्त्रियों पर पुरुषों को ज्यादा वर्चस्व, और जो निर्बल के पक्ष में विभेद था वो क्या था? टैक्सेशन प्रणाली। टैक्स क्या कि जो जितना कमाएगा उसके हिसाब से टैक्स देगा, ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देगा, कम कमाने वाला कम टैक्स देगा। तो ये एक निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद है जो सकारात्मक है और संरचनात्मक है। ठीक है। बड़ा आर्टिकल 14 बहुत व्यापक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल 14 आप लोग बिल्कुल बेसिकली समझ गए होंगे। ठीक है। आप जाके बिहार एक्ट में इसको अध्ययन कीजिए, बिहार एक्ट में आर्टिकल को देखिए, और समाज में हो रही घटनाओं पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है, उसका संवैधानिक प्रोटेक्शन कहाँ है, पक्ष कहाँ है। नहीं ठीक। प्रणाम।